टेस्ट नंबर 3, पैसेज नंबर 3, एक्सटिंक्ट द जायंट डियर्स। बड़ी बड़ी हिरनें होती होंगी, वो एक्सटिंक्ट होगी, मर खप गया, ठीक है, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए वैसे। सो गाइज यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो सीरियसली पहले उसने मेरा ही बड़ा दिमाग खराब, आप लोगों का भी करेगा, तो उसको मैं तो कहूँगा कि ये चाहे तो यार पीडीएफ बनाने वाले की गलती होगी या फिर आंसर ही गलत है, ठीक है, तो वो चेक करेंगे हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है। सो बिफोर मूविंग जस्ट चेक इट आउट। जो नंबर आप लोगों के जितने भी आए हैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, देखते हैं किसके कितने ज़्यादा नंबर आए हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस इज अ पोस्ट डिस्कशन, अगेन आई एम सेइंग इट अगेन, ठीक है, आई विल से इट अगेन एंड अगेन, दिस इज अ पोस्ट डिस्कशन टू कीप इन माइंड। ओके, सो बिफोर मूविंग गाइज, लाइक ऑलवेज आई डू हैव अपलोडेड सेवरल सीरीज, तो उनको जाके देखो यार, ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ उनका इतना कुछ बनाने का। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 28 से लेके 32 तक के क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ना 32 ही होएगा जो थोड़ा गड़बड़ करने वाला था। 28 देखते हैं सबसे पहले। देखो, एंड सबसे अच्छी बात तो पता क्या है, यहाँ पर ना आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई आंसर किस प्रकार का होगा। सो हम लोग प्रिडिक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। हैविंग बीन प्रिजर्व्ड वेल इन यूरोप, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एंड सेंट्रल एशिया द रिमेन्स ऑफ इरिश एल्क, इरिश कोई हिरण थी, उसका नाम था, जो आयरलैंड में मिलती थी। इरिश एल्क वॉज इनिशियली फाउंड अप्रोक्सीमेटली डैश एंड, देखो अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग कब मिलती थी, कब मतलब डेट, अराउंड मतलब तब भी डेट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सिंपल चलेगा ना कि डाटा किस प्रकार का होगा, यहाँ पे कोई डेट्स के बारे में या कोई नंबर्स होंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो बी पैराग्राफ में क्या बोलते हैं कि जो आयरलैंड की जो फर्स्ट अपीयर्ड, जो पहली बार जो अपीयर हुई थी ना, स्टार्टिंग से पढ़ लो, इरिश एल्क, सो कॉल्ड बिकॉज इट वेल प्रिजर्व्ड रिमेन्स आर फाउंड इन द लेक सेडिमेंट्स में, उनको क्या है उसके अवशेष मिले हैं, अंडर पीट बॉक्स इन आयरलैंड, फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 4, ये कितने हैं का, 2.5 सैकड़ा ज़्यादा है, हाँ, लगभग 40,000 साल पहले की बात है। इन यूरोप एंड अराउंड एशिया, इतने इतने साल पहले के उन लोगों को अवशेष मिले हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि वेल प्रिजर्व्ड थे। तो 40,000 साल पहले आ गया ना इसका आंसर। चलो उसके बाद आगे देखो, अराउंड डैश दे वर ड्रिवन टू लिव इन द प्लेन आफ्टर बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू ओराल माउंटेन्स, ओराल या यूराल माउंटेन्स होंगे कुछ, वहां से उनको रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, पाबंदी लगा देगी उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से, नेचुरल बैरियर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई दे वर ड्रिवन टू लिव, ड्रिवन मतलब वहां पे खदेड़ दिया गया उनको प्लेन्स में, प्लेन मतलब जहाँ पे साफ जगह होती है उनको प्लेन बोलते हैं, वहां पर रहने लगे। कितने साल पहले की बात है वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा भाई, सी पैराग्राफ में चलते हैं। सी पैराग्राफ का नेक्स्ट पेज में देखो, जहां से इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, हम लोग यहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं इन्वर्टेड कोमा में। द ईस्टर्न फुट हिल्स, जो ईस्टर्न फुट हिल्स, फुट देखो, फुट मतलब पैर, हिल्स मतलब माउंटेन, माउंटेन के जो पैर है मतलब उसके जो नीचे का बिल्कुल जगह होती है ना, वहां पे फुट हिल्स ऑफ ओराल बिकम वेरी डेंसली फॉरेस्टेड, वो बहुत फॉरेस्ट डेंसली फॉरेस्टेड हो गए अबाउट 800 ईयर्स एगो, विच कुड हैव बीन पुश्ड देम इनटू द प्लेन्स, जिसकी वजह से वो प्लेन में, क्योंकि हिरणों के होते हैं गाइस बड़े बड़े सींग, वो सींग क्या है वो फंसते हैं फिर पेड़ों में, जिसकी वजह से वो वहां से चल के प्लेन्स में आ गए, ठीक है। वहां पे डेंस हो गया था, फॉरेस्ट है, जंगल है जो डेंस हो गया, कब, 8,000 साल पहले। तो इसीलिए जो 29 है उसका आंसर आ गया 8,000 साल पहले। उसके बाद देखो भाई, हंटिंग वॉज कंसीडर एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जो हंटिंग है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता था, ठीक है, ऑफ इरिश एल्क एक्सटिंक्शन। पीपल हैव नॉट स्टार्टेड हंटिंग अंटिल कब तक उन लोगों ने नहीं करा था, मतलब उसके बाद वो करने लग गए, वही ऐसी डेट आई जिसके बाद वो क्या है उनका हंटिंग करने लग गए, ठीक है, उनको इलीगली मारने लग गए। वो देखते हैं कब से हुआ। इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा पैराग्राफ नंबर डी में लिखना पड़ेगा, जहां पर क्या है हम लोग पढ़ते हैं यहां से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट जहां से 35 लिखा हुआ है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है हो गया। लिस्टर ने क्या बोला बंदे ने, वी हैवंट गॉट जस्ट हंटिंग 7,000 ईयर्स अगो, दिस वाज आल्सो अबाउट द टाइम द फर्स्ट न्यूलिथिक पीपल। न्यू देखो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार के होते हैं जो लोग थे ना, मतलब पैलियोलिथिक सबसे पहले आए, उससे पहले थे कोई और लिथिक थे, मेरे को नहीं पता, ध्यान नहीं है उसका। पैलियोलिथिक का मतलब था जब लोग पत्थर उठा के चलने लग गए, मतलब पत्थरों से कुछ काम करने लग गए, वो हो गए पैलियो, पैलियो मतलब पत्थरों से ऐसे जुड़ा हुआ है मैंने। न्यूलिथिक मतलब नए, जो नए प्रकार के बंदे हैं जो मतलब सीधे खड़े होकर चलने लगे, उनको न्यूलिथिक पीपल बोला जाता है। उन लोगों ने उनकी हंटिंग करना स्टार्ट कर दी, कब, 7,000 साल पहले उन लोगों ने हंटिंग करना स्टार्ट कर दी। तो आंसर क्या आ गया इसका, 7,000 साल पहले, ठीक है।
तो उसके बाद आगे चलते हैं भैया, 37 देख लेते हैं। सबसे पहले हम 31 देखो पढ़ते रहते हैं। द ह्यूज एंटलर्स मतलब जो उनके बड़े बड़े सींग थे, मे पॉसिबली कंट्रीब्यूट टू द रीजन वाई इरिश एल्क एक्सटिंक्ट, शायद इसलिए वो मर गए, विच वॉज हाईली कंट्रोवर्शियल एज दे लिव प्लीजेंटली ओवर द स्पैन ऑफ समथिंग। ओवर द स्पैन ऑफ मतलब कब तक वो रहे, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए भी, बिकॉज मेरे को इसकी लोकेशन भैया नहीं मिली थी। वो कब तक रहे ये देखना पड़ेगा ना। 32 की लोकेशन नहीं मिली सच। ओवर द स्पैन ऑफ समथिंग, स्पैन का मतलब होता है भाई उसका अपने को टाइम पीरियड की बात हो रही है, कब से लेके कब तक, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, तब तक वो प्लीजेंटली मतलब बड़े आराम से रहते रहे। ठीक है, देख लेते हैं भाई कौन सा टाइम पीरियड की बात चल रही है। ई पैराग्राफ में चलते हैं हम लोग, यहाँ से पढ़ते हैं लिस्टर ने क्या बोला। ठीक है, ध्यान से देखना। लिस्टर ने बोला दैट्स अ हार्ड आर्ग्यूमेंट, कि भाई जो तुम लोग बोल रहे हो ना कि मर गए खप गए इसकी वजह से उसकी वजह, ये तुम लोग ना सही नहीं बोल रहे। मेरे को एक बात बताने दो। आर्ग्यूमेंट टू मेक, बिकॉज द डियर प्रीवियसली सर्वाइव्ड परफेक्टली वेल थ्रू द वुडेड इंटरग्लेशियल वार्मर पीरियड बिटवीन द आइस एजेस। ये देखो वार्मर पीरियड बिटवीन द आइस एजेस कोमा में डाल रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं वुडेड इंटरग्लेशियल्स। वुडेड इंटरग्लेशियल्स का मतलब क्या हुआ, ग्लेशियर के जब पिघलने से, जब मतलब आइसेज खत्म हुई थी, जब ग्लेशियर पिघल रहे थे, तब वहाँ पे क्या है जंगल जंगल होने लगे, उस टाइम पीरियड को वो लोग वुडेड इंटरग्लेशियर बोलते हैं, क्योंकि वो वार्मर पीरियड था। आइसेज के बीच में क्या था, वार्मर पीरियड था। समझ में आया? तो उस एरा को, उस स्पैन ऑफ टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, वुडेड इंटरग्लेशियल। ठीक है, जनरली इट इज वेल नोन दैट, भाई माना जाता है दैट एट द लास्ट मैक्सिमम आइसेज, मतलब जो मैक्सिमम आइसेज था लास्ट वाला मैमल्स वाला, बिकम एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो गया अबाउट डैश। भाई वो कब एक्सटिंक्ट हो गया, मैमल्स बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट, मैमल्स कब एक्सटिंक्ट हो गए, इसके बारे में ना सीरियसली सही बताऊं तो बहुत कहना मुश्किल था, क्योंकि आंसर है 10,500, लेकिन जो आंसर मेरे को मिला था वो था लगभग 30,000 के आसपास का, या 60 का। मैं बताता हूँ आपको, लाइन पढ़ के बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। Some animals may have survived until about 7,000 years ago, भी लगभग 7,000 साल तक चलो मान लेते हैं वो जिए होंगे। पीपल हैव सीन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 60,000 ईयर्स, वो 60,000 साल तक ऑस्ट्रेलिया में लोगों को देखा जाता है। देन मेगाफोना मस्ट हैव को एग्जिस्टेड विद ह्यूमंस फॉर एटलीस्ट 30,000 साल, भी लगभग 30,000 साल तक जिए होंगे। रेगुलरली हंटेड जो मॉडर्न कंगारूज हैं सर्वाइव्ड ओनली नॉट ओनली 10,000 years of aboriginal hunting but also an onslaught of commercial shooters, जो भी चल रहा था। यहाँ पर जो 10,500 वाला डाटा है ना, ये बिल्कुल सही ढंग से कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। चाहे आप गुणा कर लो, भाग कर लो, कुछ मर्जी मैथ लगा लो, दिमाग लगा लो, है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया था ढूंढना, तो इसीलिए क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे स्किप करने का सोचा था आप लोगों को बताने से पहले। दैट इज वाई मैंने उसको हरे रंग से अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि देखो गाइस ये क्या बोलते हैं कि लास्ट मैक्सिमम आइसेज मैमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट, कि वो कितने साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। यहाँ पे सिर्फ 10,000 की तो बात है कि भी उनको लास्ट टाइम 10,000 साल पहले देखा जा सकता है, लेकिन 10,500 एक साथ नहीं दिखा गया था। ठीक है, दैट इज वाई देयर इज अ डाउट इन दैट। इफ यू सीरियसली नो कि भी हाँ 10,500 आया इस हिसाब से, आई नो दैट, मेरे को पता है, सो प्लीज कमेंट सेक्शन इज यूर्स। 33 देखो, 33 क्या बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंचुअली कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इरिश एल्क। भी जो इरिश एल्क है उसका ऐसा क्या था, उसमें ऐसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसके कौन से अंग ऐसे थे जिनकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए, मर गए, वो खप गए। 33 का देखो मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ह्यूज एंटलर्स, उसके बड़े बड़े ना सींग थे गाइस। मीनवाइल लिस्टर कास्ट डाउट, सबसे पहले ई पैराग्राफ में स्टार्टिंग की लाइनों पढ़ो। मीनवाइल उसी दौरान लिस्टर कास्ट डाउट ऑन अनदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर डियर्स डिमाइस। डिमाइस मतलब वो बेचारे खत्म हो गए, बेचारे बन गए, वो खत्म हो गए, किसके कारण हो गए, द मेल्स ह्यूज एंटलर्स, जो मेल्स के ह्यूज एंटलर्स थे उनके कारण वो शायद खत्म हो गए। तो 33 का आंसर क्या आ गया, ह्यूज एंटलर्स। 34 देख लो, what kind of nutrient substances needed in maintaining the huge size of irish elk। irish elk बहुत बड़े बड़े होते थे, तो irish elk के जो ये huge साइज हैं, बड़े बड़े साइज हैं, इनको मेंटेन करने के लिए कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए भैया, कॉम्प्लान नहीं चाहिए भाई, देखते हैं। ई पैराग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम, यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ एंटलर। एंटलर को बनाने के लिए एक तो कैल्शियम एक फॉस्फेट, इन दोनों की जरूरत होती है।
and therefore large quantity of these minerals are required for the massive structure of एरी शेल। इसलिए एरी शेल की जो मैसिव स्ट्रक्चर है उसके लिए जो ये मिनरल्स हैं इनकी जरूरत आप लोगों को पड़ती है। व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार के न्यूट्रिशन है वो मिनरल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखो भैया नो मोर देन 3 वर्ड्स हैं। नो मोर देन 3 वर्ड्स में अगर आप फॉस्फेट और कैल्शियम को कोमा डाल के लिखोगे, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मिनरल्स लिखोगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है किस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस की बात हो रही है। सो बोथ कैन बी ट्रू, बट ठीक है। 35 देखो भाई, लेकिन जो जियोग्राफिकल एविडेंस है सजेस्टेड द एडवेंट ऑफ ह्यूमन रिजल्टेड इन द एक्सटिंक्शन ऑफ एरी शेल। जो जियोग्राफिकल एविडेंस है वो बताते हैं कि भाई जो एडवेंट ऑफ ह्यूमन है, कि ह्यूमंस आए इसलिए वो मर गए, इसका जिक्र कहां पर है, ये किसके बारे में है, ये देख लेते हैं। 35 के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा, हाँ डी पैराग्राफ में देखो बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई हंटिंग बाय ह्यूमंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड अ कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ये पैलियोस्टीन मेगाफोना, उनके बारे में है कि भाई उनकी वजह, ह्यूमंस की वजह से सारे के सारे मारे गए। द टीम थो दैट देयर न्यू डेट फॉर इरिश एल्क एक्सटिंक्शन हिंट्स एट एन एडिशनल ह्यूमन मेड प्रॉब्लम। ये कैसी प्रॉब्लम है, ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है। क्यों है ह्यूमन मेड प्रॉब्लम, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि भाई वहां पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, इसकी वजह से। सो आंसर ऑफ 35 इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जियोग्राफिकल एविडेंस क्या है कि हैबिटेट हम लोगों ने उनके खत्म कर दिए। अब ABCD पढ़ लो। देखो भैया यूरेशिया क्या है, यूरोप और एशिया का बीच वाले हिस्से को यूरेशिया बोलते हैं, जहां पर आज का कजाकिस्तान हो सकता है, जहां पर आज का आप लोग बोल लो कि भाई जो बिल्कुल बिल्कुल रशिया का वेस्टर्न एरिया ना, उसको भी हम लोग यूरेशिया का हिस्सा मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को पता है, एशिया आप लोगों को पता है, अफ्रीका आप लोगों को पता है, ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 36 देखो, द कॉन्टिनेंट वेयर ह्यूमन इम्पोज्ड लिटिल इंपैक्ट ऑन अ लार्ज मैमल एक्सटिंक्शन। भाई ऐसा कॉन्टिनेंट कौन सा था जहां पर बहुत कम इंपैक्ट हुआ एक्सटिंक्शन का, एक्सटिंक्शन के ऊपर बहुत कम इंपैक्ट हुआ ह्यूमंस का, वो एरिया कौन सा है, वो कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो देख लेते हैं। 36 का बड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी भैया ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कंट्री था जहां पर क्या है सबसे कम ईयर एगो, मतलब यानी कि सबसे लास्ट तक वहां पे क्या है मैमल्स जिंदा बचे रहे, 60,000 30,000 7,000, लेकिन वहां पे कितना था लगभग सम एनिमल्स में हैव सर्वाइव्ड अंटिल अबाउट 7,000 ईयर एगो। ये कहाँ की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। तो कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, आंसर इज 36 का बी। 37 देख लो, द कॉन्टिनेंट वेयर द क्लाइमेट चेंज वॉज माइल्ड एंड फोना रिमेन्स। भाई जहां पर क्लाइमेट चेंज बहुत कम हुआ और जो फोना है वो बचे रहे, जो जानवर थे वो बचे रहे। 37 का आंसर गाइज अपने पास आ जाएगा डी, अफ्रीका। अफ्रीका में आज भी आप लोगों को बहुत सारे जानवर ऐसे मिल जाएंगे जो पहले थे, ठीक है, आज भी मिल जाएंगे। सबसे पहले तो वहां पर देखो 2 कारण माने जाते हैं अक्सर ऐसे, एक तो अफ्रीका अभी भी ऐसी मतलब लाइन पे पड़ता है जहां पर क्या है आप लोगों को सभी प्रकार के मौसम वहां पर मतलब सही सब कुछ सही मौसम में मिल जाएगा, लगभग ऐसी बात है। सेकंड थिंग अफ्रीका वो क्या डेवलप नहीं हुआ, मॉडर्न नहीं हुआ। मॉडर्न तो देखो यार क्या है, इसके लिए सही शब्द है नहीं, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि मॉडर्न का मतलब तो ये होता है जो सही हो, है ना। लेकिन अफ्रीका है क्या है, अभी भी नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, लोगों ने सब कुछ इतना पोल्यूशन करना स्टार्ट नहीं करा, इसलिए वहाँ पे जिंदा है सब कुछ अभी भी। सही रीजन तो इसका ये मान लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। जहाँ पर क्या है अफ्रीका, तो 37 के लिए हम लोग चलते हैं। 37 के लिए गाइस पैराग्राफ नंबर, रुको वेयर इज 37, लेट मी फाइंड इट, आई गेस आई हैवंट मार्क्ड द, हाँ ठीक है 37 मिलेगा आप लोगों को एफ पैराग्राफ में। एफ पैराग्राफ में देख लो क्या लिखा है, इसमें 39 का भी आंसर मिल जाएगा, 37 का भी मिल जाएगा, पर पढ़ लेते हैं एक बार। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया हैव एक्सपीरियंस्ड लेस रेडिकल क्लाइमेट चेंजेस, की भाई जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे लेस रेडिकल चेंजेस मिलते हैं। द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ दीज चेंजेस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अफ्रीका into the world's largest desert. Significantly, African escaped a major fauna extinction as did tropical and subtropical Asia. जैसे कि सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एशिया में हुआ, वैसे ही ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अफ्रीका, अफ्रीका लगभग सारा सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल आता है, एशिया नहीं आता। ध्यान में रखना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अफ्रीका यहाँ पर है जहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है, जो एशिया है वो लगभग इतना बड़ा है, तो उसके जो एरियाज हैं वो ज़्यादा ऊपर की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे ठंड बहुत होती है। तो ये तो मैंने आप लोगों को वैसे समझाया, लेकिन ये बात यहाँ पे एज इट इज लिखी हुई है।
ठीक है। तो दैट इज वाई क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा बचता है एरिया जहाँ पर सब कुछ जिंदा रहा। ठीक है, वहाँ पे लेस रेडिकल चेंजेस आए, सबसे कम चेंजेस वहाँ पे आए थे। 38 देख लो, अ कॉन्टिनेंट वेयर बोथ ह्यूमन एंड क्लाइमेट चेंजेस आर कॉज। एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पर ह्यूमन भी कारण बने हैं और एक क्लाइमेट चेंज है वो भी कारण बना है, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए। इसके आंसर के लिए हम लोगों को 38 के आंसर के लिए चलना पड़ेगा पैराग्राफ नंबर जी में। पैलेलिथिक ह्यूमंस के बाद लिखा है कोज, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से भाई, कोज ऑफ दिस वेव ऑफ एक्सटिंक्शन देयर प्रोफाउंड डिफरेंस है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका डेटा एंड दैट ऑफ यूरोप विच समराइज दैट द एक्सटिंक्शन इन नॉर्दर्न यूरेशिया में जो क्या है एक्सटिंक्शन था इन यूरोप आर मॉडरेट एंड स्टैगर्ड, वो मॉडरेट था, थोड़ा थोड़ा था, एंड इन नॉर्थ अमेरिका सीवियर था और सडन था, मतलब बहुत खतरनाक था और एकदम से हुआ। एंड दीज थिंग्स रिलेट टू द डिफरेंस इन द टाइमिंग ऑफ द ह्यूमन अराइवल, द एक्सटिंक्शन फॉलो फ्रॉम ह्यूमन प्रिडिशंस बट ओनली एट टाइम्स ऑफ फंडामेंटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। कि भाई ह्यूमन ने प्रेडेटरी, मतलब प्रेडेटरी भी उन्होंने लोगों ने काम करे, ह्यूमंस ने एक्सटिंक्शन का को कंट्रीब्यूट करा किस प्रकार से, मार मार के, लेकिन हाँ उसके बाद वहां पर कुछ फंडामेंटल चेंजेस भी हुए इन्वायरमेंट में। तो बोथ आर द रीजंस किसके, यूरेशिया में एक्सटिंक्शन ऑफ फोना, जानवरों के, स्पेशली द इरिश एल्क। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द पैराग्राफ नंबर 39 क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्टिनेंट वेयर द क्लाइमेट चेंज अलोंग कोज्ड अ मैसिव एक्सटिंक्शन। एक कॉन्टिनेंट ऐसा भी था जहां पर क्लाइमेट चेंज के चलते गाइस क्या हुआ कि भाई मैसिव एक्सटिंक्शन हुआ, बहुत बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ। कहां पर, ये लिखा है अपना सी एशिया में। 39 के लिए हम लोग चलते हैं, कहां पर लिखा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है, देखो मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ दीज चेंजेस। ध्यान रखना यहां पर तो है कि लेस रेडिकल चेंजेस थे, कहां पर, अफ्रीका में। ज्यादा जो ड्रामेटिक चेंजेस थे, बड़े बड़े जो चेंजेस थे वो कहां थे, वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इनटू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सिग्निफिकेंटली अफ्रीका द मेजर फोना एक्सटिंक्शन। लेकिन ऐसा कहाँ नहीं हो पाया, सब ट्रॉपिकल एशिया में नहीं हो पाया भैया साहब। ठीक है, वहां पर चीजें थोड़ी उथल पुथल हो गई। ठीक है, इसलिए आंसर इसका हमारे पास क्या आया, एशिया आया, जहां पर क्लाइमेट चेंज क्या थे, मैसिव एक्सटिंक्शन हुआ उसकी वजह से। 40 देख लो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट टीम्स फाइंडिंग। जो स्टुअर्ट टीम है उसने कुछ पता लगाया, उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही है, जो ट्रू है, वो देख लेते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा भैया जी पैराग्राफ में। हम लोग पढ़ते हैं यहां से, देखो क्या लिखा हुआ है, there is no obvious coincidence between the arrival of humans or climate change alone and this extinction। कि यहाँ पर कुछ obvious coincidence नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हाँ अपने को ये सबूत मिल गए, वो सबूत मिलने हमने बोल दिए ना, क्या भी चलो मान ले थोड़े बहुत सबूत मिले, बाकी हमने अपने मन से कुछ सोच लिया और बना दिया, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। वैसे मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए बोली है बात। तो ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोलते हैं, हियर देयर इज ए फंडामेंटल चेंज इन द क्लाइमेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेजिटेशन, जहां पे वेजिटेशन क्या है, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती हैं, दोबारा से पनपती हैं, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस। यहां पर भी वही बात लिखी है, देखो जो नीचे लिखी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए 40 का आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। क्लाइमेट चेंज वॉज नॉट सोलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेगाफोना एक्सटिंक्शन इन यूरोप। की यूरोप में भैया क्या था, क्लाइमेट चेंज सोलली मतलब वो इकलौता नहीं था, सोलली मतलब अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ह्यूमंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उन लोगों ने बोथ करके बात लिखी है। देखो जो ये नियंडरथल्स होते हैं, इनको बोलते हैं नियंडरथल्स। नियंडरथल्स का मतलब होता है गाइस जो शुरुआती ह्यूमंस है उनको नियंडरथल बोलते हैं। पैलेलिथिक जो पत्थरों से काम करने लग गए, चीजल्स बनाने लगे, हथियार बनाने लगे। नियोलिथिक का मतलब होता है जो नए होते हैं। तो वैसे ही बताया मैंने। सी में क्या है भाई, वो क्लाइमेट चेंज इकलौते नहीं है, ह्यूमंस भी उसका कारण है। सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, दैट इज वाई सी जो है वो ठीक आंसर इसका है। ओके, सो यहाँ पर अपने 40 के 40 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। सो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों के कितने आंसर ठीक गए, कितने आंसर गलत गए, कौन सा आंसर आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर वो देख लेंगे, कैसे ना कैसे करके उनको डिस्कस करने की कोशिश तो करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी हम लोग बहुत सारी डिस्कशन कर लेते हैं कभी कभी। और उसके बाद प्लेलिस्ट में तो आप लोग इसको तो मैंने पता नहीं कितनी ही बार बोल दिया होगा आप लोगों को, तो इसको चेकआउट कर लेना, देख लेना, आप लोगों को सच्ची में बड़ा अच्छा लगेगा देखने के बाद। सो गाइज, इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो होती है वो खत्म। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।